चलो, आज का हमारा क्वेश्चन है नीड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, या हम ऐसा कह सकते हैं डेफिशिएंसी ऑफ एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्सेस कहेंगे। ये क्वेश्चन हमको पढ़ना है आज। नीड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, जीएसटी गवर्नमेंट को क्यों लाना पड़ा इंडियन इकोनॉमी में, या हम ऐसा कहें जीएसटी के आने से पहले जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जीएसटी के आने से पहले प्री जीएसटी, उसमें क्या डेफिशिएंसी थी, ये हमको समझना है। ठीक है, चलिए समझते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल देखो, एक मैन्युफैक्चरर है, एक होलसेलर है, एक रिटेलर है, एंड लास्ट में हम लेते हैं कस्टमर। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि प्री जीएसटी में क्या प्रॉब्लम थी, क्या तकलीफ थी प्री जीएसटी में, जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस थे उसमें क्या डेफिशिएंसी थी, पहले वो समझते हैं। और फिर ये समझते हैं कि जीएसटी आने के बाद वो डेफिशिएंसी, वो प्रॉब्लम दूर हुए कि नहीं हुए, वो समझते हैं। ठीक है, चलिए मैन्युफैक्चरर है, फॉर एग्जांपल वो मैन्युफैक्चरिंग करता है गुड्स एट अ कॉस्ट ऑफ ₹100। अब याद रखना, प्री जीएसटी में यानी जीएसटी आने से पहले एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती थी उन लोगों को जो मैन्युफैक्चरिंग करते थे। एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पे लगती थी, तो मान लो एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ी मैन्युफैक्चरर को 10%, तो उसका प्राइस आया 110। अब जब ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेचेगा तो उसको वेट पे करना पड़ेगा, मान लो वो भी 10% है, तो वेट लगेगा इस पे, इस प्राइस पे वेट लगने वाला है 110 पे 10%, दैट कम्स टू 11। सो द सेलिंग प्राइस इज 121। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्री जीएसटी हम पढ़ रहे हैं वो हम इंट्रास्टेट में पढ़ रहे हैं। इंट्रास्टेट में जब हम सेल करते थे प्री जीएसटी से पहले, इंट्रास्टेट में सेल बोलूंगा मैं, सप्लाई वर्ड नहीं बोलूंगा, इंट्रास्टेट के अंदर जब सेल करते थे तो क्या सिनेरियो था उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ी 10%, 10 आया, और पे करना पड़ा वैट 11 आया 121। अब इसने इसको बेचा 121 में, बेचा किसको, होलसेलर को। अब होलसेलर क्या करेगा, देखिए उसकी परचेस प्राइस अगर देखा जाए, परचेस प्राइस तो आई उसकी 121। ध्यान से सुनिएगा, इस 121 में क्या था, उस 121 में 100 रुपए मैन्युफैक्चरर जो कॉस्ट प्लस की थी वो थी, एक्साइज ड्यूटी 10 था, एंड 11 रुपीज था वेट के। अब पता है होलसेलर क्या करेगा, होलसेलर अपनी कॉस्ट, इसको मैं साइड पे ले लेता हूं, पहले आपको समझाने के लिए लिखा था। अब होलसेलर क्या करेगा, होलसेलर अपनी कॉस्ट जो बनाएगा ना, अपनी कॉस्ट बनाएगा, वो कॉस्ट बनाने वाला है 110। कितनी कॉस्ट बनाएगा, 110 कॉस्ट बनाएगा। एक्चुअली उसकी कॉस्ट 121 थी, लेकिन क्या होगा पता है, ये जो 11 रुपए है जो वेट के पे किए थे, ये जो 11 रुपए है जो इसने वेट के पे किए थे ना, वो उसका मांग लेगा क्रेडिट, वो मांग लेगा क्रेडिट। लेकिन होलसेलर को 10 रुपए का जो एक्साइज ड्यूटी पे की थी, होलसेलर को उसका क्रेडिट नहीं मिलने वाला है ना, क्योंकि 10 रुपए तो आपने एक्साइज ड्यूटी पे की थी, और एक्साइज ड्यूटी तो वही पे करता है जो मैन्युफैक्चरर हो।
होलसेलर तो मैन्युफैक्चरर नहीं है, तो होलसेलर जब बिल बनाएगा वो अपना बिल बनाएगा, तो इसमें एक्साइज ड्यूटी प्लस नहीं करने वाला है। मतलब होलसेलर ने जो 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट को दी, वो रिटेलर से कवर नहीं करेगा, वो आगे से कवर नहीं करने वाला है ना। तो अपनी कॉस्ट कितनी बनाएगा वो, 110 कॉस्ट बनाएगा। अब वो फिर इसके अंदर ऐड करेगा अपना प्रॉफिट मार्जिन जो भी होगा वो। अब मान लो वो अपना प्रॉफिट ऐड करता है, प्रॉफिट मार्जिन ऐड करता है ना। कितना ऐड कर दिया, फॉर एग्जांपल 20 रुपीज प्रॉफिट ऐड कर दिया, बताओ कितना हुआ, 130। अब होलसेलर क्या करेगा, इज गोइंग टू चार्ज वैट, कितने परसेंटेज, 10%, दैट कम्स टू 13। तो ये कितने में बेचने वाला है, 143 में बेचेगा, किसको, रिटेलर्स को बेचेगा। आप समझ रहे हो क्या कह रहा हूं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मैन्युफैक्चरर होता है ना, मैन्युफैक्चरर को है ना एक्साइज ड्यूटी में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, एक्साइज ड्यूटी के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, एंड उसको वैट के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। लेकिन होलसेलर जो है, होलसेलर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है, तो वो सिर्फ किसके लिए रजिस्ट्रेशन कराएगा, वो सिर्फ वैट के लिए रजिस्ट्रेशन कराएगा। तो जो होलसेलर है वो रिटेलर से इतना वैट ले लेगा, इतना वेट ले लेगा, मतलब वो 13 रुपीज वेट ले लेगा, और उसने जो कितना वेट पे किया था, आगे पे किया था 11, वो यहां से माइनस कर देगा, भी मैंने तो पे किया, मुझे क्रेडिट दो। इसका मतलब वो नेट गवर्नमेंट को कितना पे करने जाएगा, 2 रुपए पे करने जाएगा। बट होलसेलर ये एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट नहीं मांगेगा, वो मांग ही नहीं सकता, क्योंकि वो रिटेलर से थोड़ी लेने वाला है, रिटेलर से कलेक्ट नहीं करने वाला है, तो उसका क्रेडिट नहीं मांगेगा। तो वो क्या कर देता है, फिर ये एक्साइज ड्यूटी की वैल्यू इसके अंदर प्लस कर देता है। ठीक है, चलिए और आगे देखिए। अब इसमें क्या हुआ, इसने इसको कितने में बेचा, 143 में बेचा। अब 143 के अंदर क्या हुआ था, 143 की प्राइस में क्या था, अब देखा जाए तो 130 उसने प्रॉफिट के साथ लिए थे, एंड 13 रुपए उसने वेट लिया था। अब होलसेलर क्या करेगा पता है, ये जो 130 है ना, उस 130 के अंदर अपना प्रॉफिट ऐड करेगा। मान लो उसका प्रॉफिट कितना लिया, 20, कितना आया, 150। अब उस पे वो अगेन क्या लेने वाला है, वैट 10%, कितना आएगा 15, वो कितने में बेचेगा, 165 में, है ना। बताओ क्या रिटेलर्स को, क्या रिटेलर्स को क्या रिटेलर्स को एक्साइज ड्यूटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, नहीं बाबा, एक्साइज ड्यूटी में वो रजिस्ट्रेशन कराता है जो मैन्युफैक्चरिंग करता हो। एग्जैक्टली ऐसे ही ये भी एक्साइज ड्यूटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाला था, इसने तो सिर्फ वैट में रजिस्ट्रेशन कराया होगा। तो बताओ रिटेल सेलर ने क्या किया, आगे से कितना ले लिया वैट, 15 ले लिया, उसने 15 वैट ले लिया, उसने ऑलरेडी 13 पे कर दिया था पहले ही, तो उसका क्रेडिट मांग लेगा, मतलब वो गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, 2 रुपए पे करने जाएगा। समझ में आया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए, है ना, कुछ चीजें मैंने आपको बताई नहीं, अब ध्यान से देखिए। जब ये 100 रुपए था, एक्साइज ड्यूटी 10% लिया है, 10 रुपए हो गए, 110 हो गया। अब मुझे बताओ, जब इसने ये वैट चार्ज किया 10%, तो इस पे चार्ज किया था, इसके अंदर ऑलरेडी ये तो प्लस ही था ना, मतलब 10 रुपए ऑलरेडी यहाँ पे प्लस ही है, मतलब जब ये 11 गिन रहे हैं, तो आपने एक्साइज ड्यूटी पे भी टैक्स गिन लिया, इस 10 रुपए पे भी टैक्स आ गया। इसे बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट, कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या, टैक्स पे टैक्स ले लेना, आपने टैक्स गिना उस पे टैक्स ले लिया, ये तो गलत है। आप प्रोडक्ट की वैल्यू पे टैक्स लो, वैल्यू अगर एडिशन होती है तो टैक्स लो, लेकिन टैक्स पे टैक्स लेने का ये तो गलत तरीका है। अब ये सिर्फ यहां नहीं हुआ, ये आगे भी गया। आप देखो यहां जब बेचा तो 121 में, अब इसने अपनी कॉस्ट कितनी बनाई, इसने अपनी कॉस्ट बनाई 110 बनाई। क्यों 110 बनाई, क्योंकि होलसेलर को पता है कि एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट उसको नहीं मिलेगा। एक्साइज ड्यूटी पे करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट में होलसेलर रजिस्टर्ड नहीं था, वो तो सिर्फ वैट के लिए रजिस्टर्ड था। उसने वैट
पे किया था पीछे, ये कलेक्ट किया तो उसको क्रेडिट मिल गया। लेकिन एक्साइज का क्रेडिट नहीं मिलने वाला था होलसेलर को, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है तो वो नहीं ले सकता था आगे से, तो उसने अपनी प्रोडक्ट में प्लस कर दिया, ये इसकी प्रोडक्ट में प्लस हो गया। और फिर इसने जब वैट गिना 10% तो 130 पे गिना, जिसमें ऑलरेडी एक्साइज इसके अंदर प्लस था। तो ये हिडन हो गया, ये हिडन हो गया, हिडन कास्केडिंग इफेक्ट हो गया यहाँ पे। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हिडन कास्केडिंग इफेक्ट हो गया। एग्जैक्टली वैसे ही जब उसने यहाँ पे ऐसा बोला कि मैं अपनी प्राइस कितनी फिक्स करूंगा 130, तो 130 जब फिक्स किया था ये, तो इसके अंदर भी एक्साइज ड्यूटी जो आगे से चला आ रहा है वो यहाँ पे भी आ गया। और जब उसने गिना 10% वैट, तो 15 रुपए में वो आगे जो लिया था एक्साइज ड्यूटी, ये 10 इसमें प्लस हो गए, फिर इसमें प्लस हो गए, सब में कास्केडिंग इफेक्ट आगे चलता है। अल्टीमेटली फिर क्या होगा? अल्टीमेटली जाएगा किसके पास? कस्टमर के पास आया। कस्टमर ने क्या किया? कस्टमर को आपने बेच दिया कितने में? 165 में बेच दिया। अब जब कस्टमर ने 165 में बेच दिया तो सबके सभी टैक्स किसने पे किए? कस्टमर ने पे किए। समझ में आ रहा है आपको? आगे आपको समझ में? तो 165 जो प्राइस थी, 165 के अंदर कस्टमर ने क्या किया? कस्टमर ने क्या पे किया? अगर आप देखो तो 15 रुपए उसने बैठ के पे किए हैं, है ना? और उसने एक्साइज ड्यूटी भी पे की थी, टैक्स पे टैक्स था। अल्टीमेटली अल्टीमेटली कौन बेयर करता था? कौन बेयर करता है? अल्टीमेटली बेयर बाय द कस्टमर। ये क्या था? ये प्री जीएसटी वाला सिनेरियो था। अभी मैं आपको समझाता हूं कि जीएसटी के बाद क्या होगा, है ना? ये क्लियर हो गया यहाँ पे आपको? ठीक है। अब क्या हुआ? अब जीएसटी आया। अब पोस्ट जीएसटी की बात करते हैं। अब पोस्ट जीएसटी में वही लोग लेंगे, हम लेंगे मैन्युफैक्चर, लेंगे रिटेल होलसेलर्स, रिटेल सेलर्स एंड कस्टमर। अभी क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करेगा। अभी यहाँ तो एक्साइज ड्यूटी नहीं रहेगा, यहाँ तो ऐसा नहीं होगा कि मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा सेल, यहाँ है नहीं। जीएसटी के बाद एक ही बढ़ा गया, कौन सा बढ़ा गया? सप्लाई। ये सब सप्लायर हो गए, ये सब सप्लायर ही है, ठीक है। अब क्या हुआ? मैन्युफैक्चरर ने गुड्स मैन्युफैक्चर किया, जिसका कॉस्ट कितना? जिसका कॉस्ट 100 रुपए। और क्योंकि इंट्रा स्टेट था, अब यहाँ पे उसको सीजीएसटी लगाना पड़ेगा एंड लगाना पड़ेगा एसजीएसटी। मान लो सीजीएसटी एसजीएसटी 10% है, तो ये 10 रुपए आएगा जो इस पे लगेगा, एंड ये भी इस पे ही लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि इसका टोटल होगा 110 और इस पे लग जाएगा, ऐसा नहीं। अगर टोटल पे लग जाएगा ना तो ये अमाउंट फिर से प्लस हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा टोटल हम करेंगे नहीं, ये भी इस पे लग जाने वाला है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 10। बताओ कितनी प्राइस हुई? 120। या मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स देगा वो 10 रुपए, एंड स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स देगा वो 10 रुपए। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर को सेंट्रल गवर्नमेंट में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा सीजीएसटी के लिए, और एसजीएसटी के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट में, लेकिन वो एक ही साथ हो जाएगा। उसके पोर्टल पे जाओगे तो एक ही साथ हो जाएगा। अब ये बेचेगा किसको? होलसेलर को बेचेगा। होलसेलर क्या करेगा? वो 120 जो था, उस 120 में से क्या करेगा? 100 रुपए प्राइस थी और 20 रुपए टैक्स था। अब होलसेलर 20 रुपए अपनी कॉस्ट में प्लस नहीं करेगा, वो अपनी कॉस्ट कितनी बनाएगा? अपनी कॉस्ट बनाएगा 100 रुपए, फिर वो ऐड करेगा इसके अंदर प्रॉफिट जो उसको लेना हो। अगर उसको प्रॉफिट लेना है 50 रुपए, तो वो 150 प्राइस रखेगा जीएसटी से पहले। अब वो उस पे लेगा सीजीएसटी 10% एंड एसजीएसटी लेगा 10%। बताओ कितना होगा? 15 यहाँ पे होगा, 15 यहाँ पे होगा, तो ये 30 हो गया और ये 180 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना, अब क्या होगा पता है? होलसेलर जब टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को कितना पे करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो वो 15 रुपए उसके पास टैक्स आया, जो कौन देगा? जिसमें ऑलरेडी उसने कितना पे कर दिया था? 10 रुपए पे कर दिया था। किसको? मैन्युफैक्चरर को। तो वो अपना क्रेडिट मांग लेगा और 5 रुपए ही गवर्नमेंट को देगा। एग्जैक्ट इन द सेम वे
SGST कितना था 15, उस पर 10 वो क्रेडिट मांग लेगा और 5 रुपए ही गवर्नमेंट को देगा। देखो इस तरीके से पहले नहीं था, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ऐसा नहीं होता था। जो होलसेलर होता था उसको एक्साइज का क्रेडिट नहीं मिलता था, और क्योंकि एक्साइज का क्रेडिट नहीं मिलता था वो अपनी कॉस्ट में प्लस कर देता था। फिर ये आगे जाएगा, अब इसको आगे बेचा, उसको कितने में बेचा, 180 में बेचा, तो रिटेलर अगेन क्या करेगा, वो क्या सोचेगा, कॉस्ट 150 एंड टैक्स आया था 30, तो टैक्स को अलग निकाल देगा, वो अपनी कॉस्ट कितनी बनाएगा, 150 बनाएगा, उसमें प्रॉफिट ऐड करेगा। मान लो उसने प्रॉफिट 50 लिया, अब वो 200 पे जीएसटी से पहले, अब वो लगाएगा सीजीएसटी एंड लगाएगा एसजीएसटी, कितना आया 20 पे कितना हो जाएगा 240 पे इसको बेचेगा। एंड लास्ट में आप देख लो कि 20 उसने कलेक्ट किया टैक्स, इसने इसने 20 कलेक्ट किया टैक्स कस्टमर से, जिसमें ऑलरेडी इसने पे कर दिया था 15 आगे, तो वो 5 पे करेगा। एक्जेक्टली वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट को 5 पे करेगा। तो आप देख सकते हैं कि पोस्ट जीएसटी में टैक्स पे टैक्स नहीं आया, टैक्स पे टैक्स नहीं आया, इसको प्लस कर दिया हो, इसको प्लस कर दिया हो और फिर इस पे 10% गिना हो, ऐसा नहीं किया था। आप समझ रहे हो, तो टैक्स पे टैक्स नहीं था, तो कास्केडिंग इफेक्ट यहाँ पे नहीं आया। दूसरा, पोस्ट जीएसटी के अंदर आपको अलग से, है ना, एक्साइज ड्यूटी के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, वैट के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, आपको एक ही रजिस्ट्रेशन कराना है, वो किसके लिए, जीएसटी के लिए। हाँ बट ऑब्वियस है, आपको सीजीएसटी एसजीएसटी के लिए दोनों के लिए कराना पड़ेगा, लेकिन वो एक ही पोर्टल पे एक ही वक्त हो जाएगा। तो ये फर्क पड़ा जीएसटी आने के बाद, एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ क्रेडिट मिलने लगा सभी को, जितने भी चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उनको कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ क्रेडिट मिलने लगा। तो इससे क्या होने लगा, फिर प्रोडक्ट की प्राइस है ना रीजनेबल, इतनी फिर महंगी नहीं होने लगी प्रोडक्ट की प्राइस सप्लाई के अंदर। आई थिंक क्लियर किया मैंने ये मैंने क्या किया, जब इंट्रास्टेट करते थे तो क्या दिक्कत होती थी प्री जीएसटी पोस्ट जीएसटी में, वो मैंने क्लियर किया। अभी हम क्लियर करेंगे कि इंटरस्टेट यानी एक स्टेट दूसरे स्टेट को जब सप्लाई करता था तो क्या प्रॉब्लम आती है, वो हम देखेंगे बाद में।